बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए ज़रा सर एक कंप्लीट क्वेश्चन देखिए हम। एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है मुकम्मल। ये कह रहे हैं जनाब, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब है सर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है ये कंपनी का पहला साल है फिजिकली, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब पीपी हमने एक्वायर किया 1 मिलियन का, ठीक है, और इस पर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन लग रही है 5 साल, जबकि टैक्स डेप्रिसिएशन इस पे है 25% डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है जी, चलो सर हमारे पास एक डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स में। फिर वो कह रहे हैं हमने सर्विसेज प्रोवाइड की 56,000 की, ठीक है, जिसमें 70% रिकवर हो गए पैसे, ठीक है, बाकी रिसीवेबल है। अगेन सर हम अज्यूम करेंगे इसमें कि एफबीआर कैश बेसिस पे इसको कलेक्ट करेगा, कैश बेसिस पे इसको टैक्स करेगा। तो सर 56,000 का 70% तो एफबीआर टैक्स करेगा, लेकिन जो बाकी का 30% है वो टैक्स नहीं हो पाएगा, तो उस पर डेफर टैक्स बुक करना पड़ेगा। प्रीपेड रेंट 48,000 का सर, ठीक है जी, और हमने साल के एंड में पे किया, तो उसका मतलब है सर ये पूरे का पूरा एफबीआर ने एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दिया होगा। अकाउंटिंग वाले की नज़र में ये एसेट है। ड्यूरिंग द पीरियड हमने 40,000 की ग्रेचुटी अक्रू की है, और ग्रेचुटी हमने पे कुछ भी नहीं की है, तो सर अक्रूवल और प्रोविजन एफबीआर की नज़र में एक्सपेंस के तौर पर अलाउड ही नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फुल, ये अकाउंटिंग की नज़र में भी इनकम है और टैक्स वाले की नज़र में भी इनकम है, ठीक है जी। और हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर कोई 12.50 लाख रुपए का, ठीक है, और टैक्स रेट हमारे पास 40% का। तो सबसे पहले काम करते हैं सर, मैं इसको इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से चलाता हूँ सर। किससे? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से अगर मैं इसको चलाऊँ तो सर सबसे पहले मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट है सर मेरे पास 1.25 मिलियन का, ठीक है जी, 1250 ये मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है। कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा और कुछ चीज़ें मैं इसमें से लेस करूँगा। सबसे पहले कह रहा है कि जनाब हमारे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, चले जी इसको निकाल लेते हैं हम। सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेरे पास 1 मिलियन को 5 साल पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 लाख रुपए का आएगा। ये ऐड बैक कर रहा हूँ। और टैक्स डेप्रिसिएशन में लेस कर रहा हूँ सर, जो मुझे अलाउ हो जाएगा। तो 1 मिलियन पे डिमिनिशिंग बैलेंस 25% है, तो बनता है सर कोई 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी। इसके बाद सर मेरे पास 56,000 की सर्विसेज मैंने दी है, जिसमें से 70,000 तो फुल रिसीव हो गया, 30% रिसीव नहीं हुआ, तो मैं हटा देता हूँ सर। मेरे पास इनकम 48 रिसीव्ड, ये हमारे पास है सर कोई 56,000 का 30%। ये सर हमारे पास 56,000 ही सर 56,000 का 30%, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 56 का 30% वुड भी 16,800, ठीक है जी। ये एफबीआर की नज़र में इसलिए इनकम नहीं है कि अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, ठीक है जी। फिर सर हमने 48,000 का रेंट प्री पे किया है। एफबीआर की नज़र में ये एक्सपेंस है, हमारी नज़र में एसेट है। तो जब हम ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने उसको एक्सपेंस तो कंसिडर ही नहीं किया, हमने तो उसको एसेट कंसिडर किया। एफबीआर कह रहे नहीं आप इसको एक्सपेंस कंसिडर करें। मैंने कहा ठीक है जी, रेंट एक्सपेंस के तौर पर मैं क्लेम कर लेता हूँ 40,000, 48,000। अच्छा जी, फिर हमने ग्रेचुटी अक्रू की है 40,000 की। एफबीआर कहता है ये एक्सपेंस को तुम एक्सपेंस ही नहीं मानता, इसमें तुमने ग्रेचुटी का एक्सपेंस बुक किया, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस ऐड बैक कर रहा हूँ मैं। इसमें से पेमेंट कुछ भी नहीं हुई है 40,000 की, ठीक है मेरे बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फुल, इस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, एफबीआर भी इसको इनकम मानता है, हम भी इसको इनकम मानते हैं, इस पर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सर अगर मैं सारी चीज़ें देखूँ तो मैंने जो एड्रेस किए सर, मेरे पास जो टोटल हिसाब किताब बन रहा है वो बन रहा है कितने का सर? 1250
550 प्लस 2,40,000 माइनस 2.5 लाख माइनस 16,800 माइनस 48,000। ये मेरे पास बनता है सर 11,75,750। ये है सर मेरे पास उर्दू ज़ुबान में टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, एक तरफ तो देखो आपने वर्किंग कर ली है किसकी, अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट्स को आपने रिकंसाइल कर दिया। दूसरी तरफ आपने सर वर्किंग करनी है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में डेफर्ड टैक्सिंग। एक एक करके हम डिफरेंस उठाते हैं सर। पहला डिफरेंस अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का। मुझे पता है इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है सर? टैक्स का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। अगर टैक्स का डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों ज़्यादा है तो इसका मतलब है टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा। अकाउंटिंग का प्रॉफिट 50,000 रुपये ज़्यादा है सर। इस 50,000 रुपये के अकाउंटिंग के ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर सर, जब भी अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होता है मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट होता है, और टैक्सेबल डिफरेंस पे सर मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करता हूँ सर। कितने की जनाब? सीधा सीधा 20,000 रुपये का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक हो रही है। दूसरा डिफरेंस मैं पिक करता हूँ सर मेरे पास ग्रेचुइटी एक्सपेंस का। ये ग्रेचुइटी एक्सपेंस अकाउंटिंग की नज़र में एक्सपेंस है, टैक्स वाले की नज़र में एक्सपेंस नहीं है। तो टैक्स वाले का प्रॉफिट ज़्यादा है, अकाउंटिंग में एक्सपेंस क्लेम हुआ है, अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। अकाउंटिंग का प्रॉफिट जब भी कम होगा सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट होगा सर। 16,000 रुपये का डिडक्टेबल डिफरेंस है जिस पर डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी सर। फिर मेरे पास इसके बाद अगर मैं इनकम नॉट येट रिसीव्ड उठाऊँ, तीसरा डिफरेंस सर ये एक ऐसी इनकम है, अकाउंटिंग की नज़र में इनकम है, टैक्स की नज़र में इनकम नहीं है। अकाउंटिंग की नज़र में इनकम है और टैक्स की नज़र में इनकम नहीं है, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग की नज़र में इनकम है तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा सर 16,800 का 40% वुड भी सर 6,720, ऐसा ही 6,720। ये सर ये मेरे पास अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, टैक्स का प्रॉफिट नहीं है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा, तो सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सर सेम इज़ द केस विद 48,000। ये अकाउंटिंग की नज़र में एक एक्सपेंस है, टैक्स वाले की नज़र में एक एक्सपेंस है, अकाउंटिंग की नज़र में एक्सपेंस नहीं है। तो टैक्स वाला अगर एक्सपेंस मान रहा है तो टैक्स का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग वाला एक्सपेंस नहीं मान रहा है इसको, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा। तो फिर सर एक टैक्सेबल डिफरेंस 40% के हिसाब से 19,200 रुपये का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर अगर मैं इन सबको ऐड अप करूँ तो ये बनता है सर मेरे पास 29,920 रुपये। ठीक है जी। और सर अगर मैं यहाँ पर आऊँ 11,75,750 को मल्टीप्लाई करूँ सर 40% से, तो ये बनता है सर मेरे पास 4,70,300। यही है बेटा। अच्छा जी, अब बना सर अगर मैं इसको मैं नाम दे रहा हूँ करंट टैक्स एक्सपेंस। अब अगर मैं रिकन्सिलेशन बना हूँ तो मैं कहूँगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने जी 1250,550 मल्टीप्लाई बाय 40%, 1250,550 मल्टीप्लाई 0.4, ये आता है सर मेरे पास 500,220। सर मेरे पास अगर मैं इसको रिकंसाइल करने जाऊँ तो मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस है 4,70,300, मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है 29,920। तो ये आता है सर मेरे पास 500, 230। ठीक है जी। ये मैंने सर इसको P&L अप्रोच से सॉल्व किया, मैं इसको बैलेंस शीट अप्रोच से भी। चलिए अगर सर इसको हम बैलेंस शीट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करें इसी सवाल को, तो इसी सवाल में हमारे पास सर जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ आते हैं वो क्या क्या है सर? देखिए याद रखिएगा बैलेंस शीट अप्रोच से सिर्फ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हो सकती है, करंट टैक्स की नहीं। ठीक है जी। तो अगर मैं सर बैलेंस शीट अप्रोच से चलूँ
तो मुझे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ नज़र आ रहे हैं इस पूरे सवाल में, एक तो मुझे पीपी नज़र आ रहा है, ठीक है जी, मुझे चाहिए इन सब के कैरिंग अमाउंट्स, मुझे चाहिए इन सब के टैक्स बेसिस, और मुझे चाहिए इनका डिफरेंस, ठीक है जी। सबसे पहले सर मैं अगर पीपी को देखूं तो मेरे पास 1 साल बाद पीपी का कैरिंग अमाउंट होगा कोई 8 लाख रुपए, और टैक्स बेस सर 2.5 लाख के डेप्रिसिएशन के बाद 7.5 लाख होगा। डिफरेंस कितने का जनाब इसमें? 50,000 रुपये का। सीधी सी बात है, एसेट का अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है तो एक टैक्सेबल डिफरेंस है, क्योंकि हिस्टोरिकली अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कम और टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुआ है, और अगर टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक हुआ है तो हिस्टोरिकली टैक्स का प्रॉफिट कम रहा है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा रहा है, और अगर अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज़्यादा रहा है तो सर हमारे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा सर, एसेट का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा होगा तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं वो सर हमारे पास इनकम रिसीवेबल है 16,800 रुपये का, ठीक है जी। सर ये 16,800 रुपये का ऐसा इनकम है जिसको एफबीआर नहीं मानता, तो इनकम रिसीवेबल का टैक्स बेस 0 है सर, क्योंकि एफबीआर कैश बेसिस पे इसको टैक्स कर रहा है। सर मेरे पास 16,800 रुपये का एक और टैक्सेबल डिफरेंस एसेट है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है सर। फिर वो कह रहा है जनाब हमने 48,000 का जो है वो प्रीपेड रेंट पे किया है। एक एसेट है अकाउंटिंग की नज़र में, कितना जी? लेकिन सर टैक्स बेस इसलिए 0 है कि एफबीआर इसको एसेट नहीं बल्कि एक्सपेंस मानता है। तो एक और टैक्सेबल डिफरेंस आ गया सर, कितने का? 48,000 का। सर फिर मेरे पास ग्रेचुटी पेबल है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेरे पास है सर 40,000 रुपये। ये एक लायबिलिटी है सर, इसको एफबीआर डिडक्शन के तौर पे अभी अलाउ नहीं कर रहा, बाद में अलाउ करेगा तो सर एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये याद रखिएगा कि सर लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो सर मुझे एक इंटरेस्ट हो चुका है सर, बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास नेट डिफरेंसेस कितने हैं, तो आप कहोगे सर कि आपके पास नेट डिफरेंसेस हैं 50,000 रुपये का, आपके पास 50, 16,800, 50 प्लस 16,800 प्लस 48,000 माइनस 40, सर ये मेरे पास आता है कोई 74,800। और सर ये मेरे पास टोटल टैक्सेबल डिफरेंसेस है। इस टैक्सेबल डिफरेंसेस पे मैं रेट लगाऊं 40% का, तो सर ये मेरे पास आता है 29,920। अब मैं बना रहा हूँ सर एक अकाउंट। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या था सर? नील। अच्छा ये याद रखना, ये क्लोजिंग बैलेंस बताएगा, एज एट डिफरेंस बता रही है 29,920। अब बताएं सर मेरे पास सारे का सारा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड का। ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आपके पास यहाँ और ये यानी यहाँ से टैली हो रहा है, ठीक है जी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।